हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम कॉमर्स के चैप्टर फर्स्ट में पुष्पालन से आशय, उद्देश्य तथा लाभ के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है पुष्पालन आशय तथा उद्देश्य ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट, पुष्पालन से आशय, पुष्पालन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, पुष्ट तथा पालन, जिसमें पुष्ट का अर्थ होता है पुस्तक और पालन का अर्थ होता है रखने से। इस प्रकार पुस्तक पालन का शाब्दिक अर्थ पुस्तक रखना होता है। इसका ठीक मतलब ये नहीं है कि आप इसे पुस्तक रखना ही रखोगे। इसका मतलब ये भी नहीं है, यहाँ पर पुष्पालन का अर्थ पुस्तकों को मेज पर या अलमारी में सजाकर रखना नहीं है, वरन पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन देनों, सौदों को हिसाब किताब के निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लेखा करने से है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हम कोई पुस्तपालन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम पुस्तकों को मेज पर या अलमारी में सजा कर रखें। उसका ठीक मतलब जो होता है वो ये होता है कि लेन देनों को सौदा, लेन देनों को हम सौदा बोलते हैं, को हिसाब किताब निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लिखा जाता है। ठीक है, जो आप नियमानुसार पुस्तकों में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, वो लेन देन आपका क्या होगा, पुस्तपालन में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये कहावत है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस क्या कहावत में क्या कहा गया है। वाली कहावत में लेन देनों की पुस्तकों में लिखने की आवश्यकता को अधिक स्पष्ट कर देती है। ठीक है, कैसे? ये कह रहा है कि पहले तो लिखना है, फिर जिससे आप भूलो ना, इसलिए उसे कागज पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब, चलिए इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। पुस्तपालन की परिभाषा होती क्या है? इसकी परिभाषा है व्यापारिक लेन देनों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लिखने की कला को बुक कीपिंग कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो लेन देन है वो निश्चित प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जिसका लेखा आप क्या करते हो, पुस्तकों में करते हो, और जिस पुस्तक में आप करते हो उसी पुस्तक को बुक कीपिंग भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और बुक कीपिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, बही खाता और पुस्तपालन। ठीक है, पुस्तपालन को ही बही खाता बोलेंगे और बही खाते को ही पुस्तपालन बोलेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ, एग्जाम में आपका किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आएगा। चलिए देखते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, मैंने कहा है कि पुष्पालन आशय, उद्देश्य तथा लाभ, ये है हमारा चैप्टर का नाम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है पुष्पालन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पुष्पालन से आशय क्या है, तो पुष्पालन से आशय आप यहाँ पर ये जो लिखा है उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही मैंने जो क्वेश्चन में आ जाएगा, मान ले कि आपका एग्जाम में आ जाए कि पुष्पालन से क्या से है, ये क्वेश्चन बनकर आपका आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ठीक आप ये आंसर आप लिख सकते हो एग्जाम में। और फिर इसके बाद जो मेन है, ये भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। इसका मतलब क्या होता है, वो उसका मतलब भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये बनकर आ जाता है और आप इसका मतलब लिख देना, वाली कहावत लेन देनों की पुस्तकों से लिखने की आवश्यकता में होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे का जो क्वेश्चन बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा, पुष्पालन की परिभाषा दीजिए। आशय में पूरी डिटेल खोलकर बताना है, यानी कि पुष्पालन को दो अलग भागों में बांटकर बताना है, और परिभाषा में पूरी डिटेल बता देनी है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है इसमें, लेन देन किया जाता है, निर्धारित समय पर लेखा किया जाता है, और किसमें किया जाता है, बुक में किया जाता है, किताबों में किया जाता है, पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आता है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, पुष्पालन का उद्देश्य किन किन तरीकों से किया जाता है। ठीक है, पुष्पालन का उद्देश्य सबसे मेन बात क्या होती है, रोकड़ होती है। यदि आपके पास रोकड़ है तो आप उसका लेखा कैसे कर सकते हैं, लेन देन से कर सकते हैं, जिससे आप अपने कार्य की पूर्ति के लिए व्यापारी में नगद धनराशि की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रोकड़ का मतलब समझ में आया, क्रय विक्रय,
क्रय विक्रय का मतलब है जब आप कोई क्रिय यानी कि कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ माल बेचते हैं तो वो वर्ष के अंत में कितना माल स्टॉक रह जाता है यानी शेष बचा रहता है। तो यही क्या होता है, हमारा क्रय विक्रय का ज्ञान से रिलेटेड पुष्पालन का उद्देश्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आय और व्यय। आय और व्यय आपको दिखाई ही दे रहा होगा। यहाँ पर आय का मतलब होता है आपकी जो धनराशि है यानी कि आपकी जो आय है। पुष्पालन के अंतर्गत क्या माना जाता है कि नियमानुसार तैयार किए गए लेखों से व्यापारी को अपनी आय और व्यय के मदों को ठीक ठीक ज्ञान होना जरूरी है कि उसको कितनी इनकम हो रही है और उसका कितना खर्चा हो रहा है। व्यय को हम खर्चा भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा देनदार। अब देनदार होते क्या है ये आप जान लीजिए। पुष्पालन के द्वारा व्यापारी को ये ज्ञात हो जाता है कि उसको कुल कितने देनदार हैं। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। उसने कहा है कि जो देनदार है, देनदारों को इतना ज्ञान हो जाता है कि जो धनराशि हो उसे अपने देनदार को कितनी प्राप्त करनी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से वो लेनदार को बोलेगा कि लेनदार को भविष्य में कितनी धनराशि का भुगतान करना है। तो इस चीज का ज्ञान पुस्तपालन में दिया हुआ होता है। ये पुस्तपालन का उद्देश्य है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आता है पूंजी का आहरण। ठीक है, तो पूंजी का आहरण जो है उसको क्या कहते हैं, पुष्पालन के द्वारा व्यापारी को यह जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो पूंजी एवं आहरण है वो पूंजी की क्या स्थिति है, पूंजी बढ़ रही है या घट रही है आपके व्यापार में, और आहरण जो है वो धनराशि के रूप में या माल के रूप में निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा है। पूंजी एवं आहरण का मतलब ये है किसमें, पुष्पालन के उद्देश्य में। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है छल कपट एवं त्रुटि। अब छल कपट कैसे होता है, जो हमारा पुष्पालन है उसमें हमारा छल और कपट व त्रुटि कैसे की जाती है। पुष्पालन की सहायता से जैसे व्यवसाय में कोई होने वाले छल कपट या त्रुटियां होती है उसकी संबंध जानकारी पूरी पुष्पालन में हो जाती है। कैसे, क्योंकि पुष्पालन में आप पुस्तकों में लिख करके आप देखते हैं कि आपको कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। अगला पॉइंट हमारा लाभ और हानि से ही है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं यहाँ पर लाभ और हानि से क्या है। व्यापारी अपने व्यापार में क्या करता है, लाभ को भी देखता है और हानि को भी देखता है। ठीक है स्टूडेंट, इन सबका मतलब मैं हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ जो कि आप अपने एग्जाम में भी लिखकर आ सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो दे रखा है आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए व्यापार में, वो इसका पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले व्यापार में लाभ हानि निकालना होता है, फिर उसके बाद पूरे वर्ष का आर्थिक चिट्ठा निकालना होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको व्यापार में लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रही है और कितना हमारे पूरे साल का वर्ष का संपत्ति और दायित्व का ज्ञान होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं कर निर्धारण। अब कर निर्धारण में क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। कर निर्धारण, जैसे कि आपने देखा होगा हमें कई तरीके के कर देने पड़ते हैं, जैसे कि वाणिज्य कर, आयकर, सेवा कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, आयात या निर्यात, यानी कि कोई सामान आ रहा है आपके यहाँ पर या फिर देश विदेश में जा रहा है, तो ऐसे कर आपको कर निर्धारण से रिलेटेड यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनकर आता है कि पुस्तपालन का उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, रोकड़, क्रय विक्रय, आय व्यय, लेनदार, देनदार, छल कपट एवं त्रुटि, पूंजी एवं आहरण, लाभ हानि, आर्थिक चिट्ठा, कर निर्धारण। तो स्टूडेंट जो ये पूरी डिटेल दी गई है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो आप इसके बारे में जैसे मैंने बताया है आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि शॉर्ट में आए तो आप इसका सिर्फ नाम लिख करके ही आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुष्पालन के लाभ। ठीक है, तो पुष्पालन का लाभ कैसे होता है, जैसे कि भूल से बचाओ। जो पहला पॉइंट दे दिया गया है भूल से बचाओ। स्टूडेंट अब भूल से बचाव कैसे कर सकते हैं आप ये देख लीजिए। अगर आप व्यापार में इस चीज को याद रखेंगे, आपकी स्मरण शक्ति इतनी है कि कितनी विकसित हो रही है कितनी नहीं हो रही है। आप मान लिया कि आप लाभ को याद नहीं कर पा रहे हैं तो पुष्पालन का लेन देन आप किसमें करते हैं, पुष्पालन में कर लेते हैं। और भविष्य में होने वाली सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है किससे, भूल के बचाव से। कैसे, जब आप पुस्तपालन में लिख लोगे उस लेन देन को तो भूल से बचाव आपसे कोई गलती ही नहीं होगी। आप उस पुस्तकों में से देख करके अपने लेन देन का साझा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैधानिक प्रमाण। अब वैधानिक प्रमाण कैसे होता है, मान लिया कि आपका लेखा पुस्तक के
न्यायालय में विश्वसनीय प्रमाण कार्य करती है। वैधानिक प्रमाण के लिए आपको कोई व्यापार जब आप खोलते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है जो न्यायालय द्वारा विश्वसनीय होता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि किसी देनदार धनराशि का भुगतान करने में किसी त्रुटि या आनाकानी करता है तब आप इस परिस्थिति में वैधानिक प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट आता है छल कपट व जालसाजी। जैसा कि मैंने आपको उद्देश्य में भी बताया था कि छल कपट व जालसाजी किस तरीके से की जाती है। चलिए मैं आगे एक बार और बता देती हूँ कि पुष्पालन के द्वारा व्यापार में जो उद्योग व कर्मचारियों के द्वारा जाने वाले छल कपट व जालसाजी का सरलता से पता लगाया जा सकता है। अब ये पता कैसे लगाया जा सकता है, ये तो कर्मचारियों के नैतिक अवरोध कार्य करने के अतिरिक्त ही पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब पुष्पालन के लाभ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य निर्धारण। हम पुष्पालन में मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं ये भी स्टूडेंट आप देख ही लीजिए। मान लिया कि हमारे पास पुष्पालन की सहायता में व्यापारी अपने उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित कर सकता है। ठीक है, कोई भी जैसे वो अपना काम कर रहा है, मान लिया उसका लाभ ज्यादा हो रहा है तो वो अपने मूल्य का निर्धारण ज्यादा तरीके से ही करेगा। ठीक है, हानि हो रही है तो वो कम तरीके से करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। अब अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण वो कैसे करेगा ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, पुष्पालन में व्यय के विभिन्न मदों का मूल्य लेखा यानी कि जो पूर्ण लेखा किया जाता है वो समय समय पर होना जरूरी है। ठीक है, उसमें क्या दिया जाता है कि जो अध्ययन और विश्लेषण परिणाम स्वरूप व्यापार में होने वाले अनावश्यक व्यय पर इन चीजों पर नियंत्रण करना जरूरी है। जैसे हमारा खर्चा ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा नहीं, उस पर कम तरीके से करना चाहिए ताकि आपका लाभ ज्यादा हो और लेन देन का तरीका आपका ठीक विवरण से होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर निर्धारण में सहायक। अब कर निर्धारण में सहायक कौन कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे उद्देश्य में बताया था। मान लिया कि आपके पास वाणिज्य कर, आयकर और निर्यात कर, आयात कर जैसे कि सीमा शुल्क तथा एवं सेवा कर आदि होते हैं, ये व्यापारियों द्वारा ही देने पड़ते हैं। इस तरीके से कर निर्धारण में जो सहायक होते हैं वो ये ही होते हैं जो टैक्स भरते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार की आर्थिक स्थिति किस तरीके से आप जानोगे। व्यापार की आर्थिक स्थिति यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। जब कोई आप व्यापार चला रहे हो तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है। मान लिया आपके पास संपत्ति है बहुत सारी, जैसे कि भवन, भूमि व भवन, प्लांट एंड मशीनरी जैसी ये संपत्तियां होती हैं। फिर दायित्व कितने होते हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है, वो किस स्थिति में पता चलेगा, व्यापार की आर्थिक स्थिति में आपको पता चलेगा। तो पुष्पालन के लाभ में आपका ये पॉइंट भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है दिवालिया होने पर शीघ्र छुटकारा। अब दिवालिया किस तरीके से होते हैं ये जानना भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दिवालिया दे रखा है ये भी आपको जानना जरूरी है। अब दिवालिया का मतलब होता है जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ काम करने वाला बंदा किसी स्थिति में या तो वो बीमार पड़ जाए या पागल हो जाए या फिर उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर न्यायालय द्वारा कंपनी को से बाहर निकाल दिया जाए। अब कैसे है कि जैसे किसी व्यापार में निरंतर हानि हो रही है तो व्यापारी का लेखा न्यायालय में दिखाकर क्या करते हैं, उसे दिवालिया घोषित कर देते हैं। मान लिया कोई भी काम कर रहा है वहां पर कंपनी में, अब वो क्या उससे हमें क्या हो रहा है, हानि पे हानि होती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे कंपनी से निकाल देंगे और उसका निकालना ही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर दिवालिया कहलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पुस्तपालन के लाभ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है व्यापार के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। अब व्यापार का अध्ययन तुलनात्मक कैसे होता है, जब हम गत वर्ष में यानी कि पूरे जो गत वर्ष में प्राप्त किए गए परिणामों की तुलना किसी व्यापार में भावी विकास के अनेक योजनाओं में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि पुष्पालन में जो लाभ है हमारे ये पॉइंट हमारे आ जाएंगे। अब हमने आपको ये तो समझा दिया स्टूडेंट, अब आपको ये जानना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएगा, पुष्पालन के जो लाभ है वो पुष्पालन के लाभ कौन कौन से होते हैं या फिर लाभ बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुष्पालन का जो लाभ है उसके आप नाम भी लिख करके आ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में इसे नाम लिख देंगे और अगर वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उसकी डिटेल भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है।
कैसे नाम लिखोगे और आगे इसकी डिटेल लिख दोगे। भूल से बचाव कैसे करोगे, जैसे मान लिया भूल से बचाव पूछ लिया तो आप पुस्तपालन में लेन देनों का लेखा जोखा जो करते हो उससे आप भूल से बचाव रह सकते हो, उसमें से देख करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श बही खाता प्रणाली के गुण। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। आदर्श बही खाता प्रणाली के गुण कौन कौन से होने चाहिए। स्टूडेंट, एक आदर्श प्रणाली में हमारा सरलता होना जरूरी है। क्यों होना चाहिए सरलता इसलिए होनी चाहिए ताकि इंसान हमें सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति व सुगमता का अनुसरण कर सके। ठीक है स्टूडेंट, मान लिया हम कोई पुस्तकालय में कोई लेखा जोखा कर रहे हैं और कोई दूसरा इंसान उसे पढ़ना की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है और पढ़ पा रहा है तो वो हमारे लिए सरलता होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए वो चीज सरल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में आता है स्वच्छता एवं स्पष्टता। हमारे आदर्श बही खाता प्रणाली के गुण में हमारी स्वच्छता एवं स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका गुण भी होना बहुत जरूरी है। फिर आता है शीघ्रता होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें कम समय लगे। ठीक है, यानी कि जल्दी हो जाए। मितव्ययता का मतलब होता है कोई भी व्यय न हो, यानी कि खर्चा ना हो। ठीक है स्टूडेंट, मितव्ययता का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है, खर्चा। फिर उसके बाद में आता है लोचदार, यानी कि लोचदार जो हो वो कैसी हो, व्यापार की वृद्धि के साथ साथ उसका विस्तार किया जा सके तथा व्यापार में कमी आने पर उसमें कमी की जा सके। तो लोचदार का मतलब ये होता है कि हम उसे मेंटेन करके रखें। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है वैज्ञानिक स्थिति में आप जानते ही हो कि कोई नियम या सिद्धांत अगर दे रखा हो तो उस कठिनाई उसमें उत्पन्न न हो, इसका मतलब ये होता है वैज्ञानिक स्थिति में। ये भी एक गुण इसका बही खाता का ही है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पहले, पूर्णता। अब पूर्णता क्या होती है, पूर्णता वो होती है जो पूर्ण रूप से हो, पुष्पालन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, तो वही हमारी आदर्श बही खाता प्रणाली के गुण में आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अनुकूलता। स्टूडेंट, अब यहाँ पे अनुकूलता देती है, ये भी हमारा एक गुण ही है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, व्यापार की वर्तमान एवं भावी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसकी, वर्तमान एवं भावी दोनों की। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन बनकर क्या आता है स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा। आदर्श बही खाता प्रणाली के गुण बताइए, या फिर उसके नाम लिखिए, या फिर उसके बारे में भी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आएगा और यही क्वेश्चन आपके शॉर्ट और लॉन्ग में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और साथ ही हो सके तो बेल आइकन पर भी को भी दबाइए, ताकि आपके फोन पर आपको नोटिफिकेशन अपने आप ही मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच।